करेंगे। वेलकम। अब हम बात करेंगे बजट के क्रियान्वयन की। एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। बजट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। वह पारित अनुदान मांगों को तो मंत्रालय को भेज देता है, लेकिन वित्त विधेयक का क्रियान्वयन स्वयं करता है। जिस प्रकार बजट के दो भाग हैं, उसी प्रकार उसके क्रियान्वयन में भी दो प्रकार के मंत्रालय सहभागी होते हैं, प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। समस्त भारत के मंत्रालय विनियोजन विधेयक का क्रियान्वयन अपनी अपनी अनुदान राशि के अंतर्गत करते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय इस पर बजट के संदर्भ में चर्चा करता है। इसके चरण हैं: धन का संग्रह, पारित वित्त विधेयक की दर अनुसार निर्धारित कर वसूल करता है, घाटे की पूर्ति हेतु आरबीआई से नोट छपवाता है, धन की अभिरक्षा, इसके संदर्भ में बैंक और राजकोष दोनों जुड़े हुए हैं, धन का वितरण, राजकोष और बैंक दोनों से प्राधिकृत अधिकारी अपने हस्ताक्षर से धन निकाल सकते हैं, विभागाध्यक्ष जो है नियंत्रण अधिकारी होता है। वित्तीय कोषों का लेखांकन केंद्र और राज्य के लेखा खातों सीएजी के नियंत्रण में रखे जाते हैं। अब विभाग स्वयं उसका स्वरूप तय करते हैं। इस कार्य हेतु केंद्रीय महालेखापाल होता है और प्रत्येक राज्य में भी एक लेखापाल होता है। लेखांकन की जो प्रक्रिया है, उसमें उप कोषागार और बैंक में जहां प्रारंभिक लेन देन होता है, पहले उसको इंद्राज किया जाता है। जिला राजकोष द्वारा इनका वर्गीकरण कुछ बड़े शीर्षकों में करके प्रति 15 दिन में महालेखापाल को भेजा जाता है। महालेखापाल इन्हें उन बड़े शीर्षकों जिनमें विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं में वर्गीकृत कर लेता है और उनका अंकेक्षण कर विभाग के लेखापालों को भेजता है। विभागों के लेखापाल इन्हें समेकित कर आगामी माह में सरकार को पेश कर देते हैं। ये महालेखापाल महालेखा परीक्षक के नियंत्रण में होते हैं। महालेखा परीक्षक केंद्र का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को और राज्यों का प्रतिवेदन संबंधित राज्यपाल को सौंप देता है। केंद्र राज्य का सम्मिलित विवरण इसमें होता है। वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालयों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित का सहारा लेता है। वित्त विभाग व्यय करने वाले विभागों से डेली की रिपोर्ट मांगता है, देखता है कि उससे स्वीकृत राशि से अधिक व्यय तो नहीं हो रहा है। लोक लेखा समिति और अनुमान समिति तथा कुछ अंशों में सार्वजनिक उपक्रम समिति भी वित्त पर नियंत्रण रखती है। सीएजी लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक और मित्र होता है। इनके चरणों को बजट के क्रियान्वयन के हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण होता है। वित्त विधेयक में निर्धारित कर प्रस्तावों के अंतर्गत सबसे पहले संभावित आय का अनुमान लगाया जाता है और उसके बाद उसकी वसूली की जाती है। आय के स्रोतों को मंत्रालय का राजस्व विभाग करता है। सभी प्रत्यक्ष करों को लगाने और वसूली से संबंधित मामलों में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड देखता है। किसी भी संगठन में व्यय करने से पूर्व आय का होना प्राथमिक आवश्यकता होती है। अतः वित्त अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय तथा जितने भी उसके कार्यकारी संगठन हैं, वो विभिन्न शुल्क और ऋणों के माध्यम से राजस्व एकत्र करना प्रारंभ करते हैं। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग और अन्य अभिकरण जैसे प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क बोर्ड आदि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को एकत्र करने संबंधी कार्य करते हैं। इसके बाद एकत्रित कोषों का संरक्षण और वितरण। जब एकत्र कर लिया जाता है तो राज्यों में राजस्व का एकत्रीकरण किया जाता है। सरकार के नाम से या सरकारी नियमों के अंतर्गत एकत्रित समस्त शुल्क, कर तथा अन्य प्राप्तियां राजकोष में जमा की जाती हैं। भारत में ब्रिटिश काल से ही राजकोष यानी जिसे हम ट्रेजरी कहते हैं, उस वहाँ के माध्यम से ही सरकार का लेन देन होता है। राज्यों में, जिलों में राजकोष ट्रेजरी के बने हुए होते हैं और कहीं कहीं उप राजकोष होते हैं जो एसबीआई तथा अनेक जो है सहायक बैंकों के माध्यम से सारे वित्तीय लेन देन करते हैं। राजकोष को मुख्य रूप से 3 दायित्व दिए जाते हैं। इसकी व्यापकता का संचालन में आरबीआई इसमें अपनी सहयोग देता है। वित्तीय साधनों के गठन पर अनियमितता पर नियंत्रण रखना, वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक और शीघ्र रूप से संचालित कराना
और सरकारी आय व्यय के लेखों पर नियंत्रण रखना। राजकोष से धन निकालने के लिए प्रत्येक कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी होते हैं, जिन्हें DDO कहते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी। ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर होता है, DDO ऑफिसर होता है, मतलब जो भी शक्तियाँ होती हैं वो DDO के पास होती हैं खर्च करने संबंधी। विधानमंडल में जो स्वीकृत बजट अनुमानों की सूचना जो है वित्त मंत्रालय से संबंधित विभाग एक तथा विभागाध्यक्ष से कार्यालयाध्यक्ष तक आ जाती है। अतः राजकोष से धन उसी मद से प्राप्त होता है जो नियमानुसार स्वीकृत होते हैं। राजकोष में प्रतिदिन जो भी धनराशि होती है वो चालान के माध्यम से जमा होती है। जैसे कॉलेज वगैरह में पहले फ़ीस जमा होती थी, अब तो बैंकों में होती है, तो जो फ़ीस जमा होती थी वो उसी दिन ट्रेजरी में जमा करा दी जाती थी चालान से। तो स्वीकृत बिलों के माध्यम से धन निकाला जा सकता है। इस प्रकार राजकोष आय और व्यय के 2 लेखे अलग अलग रखता है, जिसमें निश्चित प्राप्तियों से राज्य के महालेखापाल के पास भिजवाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या राजकोष की भूमिका क्या होती है। जिले या तहसील स्थित जो राजकोष का अधिकारी होता है वो सारे विभागों के भुगतान बिल प्राप्त करता है, किंतु बिल को स्वीकृत करने से पूर्व उसके संपूर्ण नियम, प्रावधान, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। और पूर्ण अध्ययन, कई बार हम कहते हैं ऑब्जेक्शन लग गया है बिल में, तो वो जांच करता है संबंधित विभाग के लेखाधिकारी से कि ये देखता है कि भुगतान बजट प्रावधानों तथा स्वीकृत अनुमानों के अनुकूल है कि नहीं, इसमें कोई प्रशासनिक त्रुटि या तकनीकी त्रुटि तो नहीं है, भुगतान जो किया जाना है उसकी जो मांग की गई है वो सही है कि नहीं, और भुगतान के लेखे की जो पूरी प्रोसेस है वो सही पूर्वक होना चाहिए। ये सब देखने का कार्य ये राजकोष का रहता है। राजकोषीय व्यवस्था के कारण सरकारी धन के अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं हम लेखा संधारण की, अकाउंटिंग की। प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय का यह दायित्व होता है कि वह समस्त वित्तीय लेन देन का पूर्ण हिसाब किताब रखे, अकाउंट्स संधारित करे। इन लेखों में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं। उप राजकोष समस्त लेखे राजकोष को तथा राजकोष इन्हें राज्य सरकार स्थित महालेखाकार के पास भिजवाता है, जिससे संपूर्ण लेखे के विभागों के द्वारा लिए जा रहे व्यय पर नियंत्रण रहता है। लेखांकन के सारे नियम भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा बनाए जाते हैं। CAG पर भी हम चर्चा करेंगे। ये एक संवैधानिक पद है जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सके। ये समस्त जांच करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने बात की कि बजट का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। वित्त मंत्रालय की भी इसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, लेखा संधारण का कार्य सबसे पहले संबंधित कार्यालय, फिर राजकोष और उसके पश्चात महालेखाकार के कार्यालय पर जाता है। सरकारी आय व्यय के लेखों का परीक्षण भी होता है, ऑडिट की जाती है। 31 मार्च तक यदि स्वीकृत धनराशि कोई, मतलब ये मैं ज़रूरी समझूंगी आप लोगों को बताना कि अगर हम 31 मार्च तक उस राशि को खर्च नहीं कर लेते हैं तो धनराशि लैप्स हो जाती है, स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है, तथा अगले वर्ष की स्वीकृत जो होता है धनराशि उसके बाद ही वह उसमें खर्च कर सकता है और वो संचित निधि में चला जाता है जो बची हुई धनराशि होती है। कभी कभी किसी विभाग में एक ही शीर्ष के अधीन किसी एक मद का धन समाप्त हो जाता है, किंतु दूसरी मद में धन होता है, तो जो ऑफिसर होता है, जो विभागाध्यक्ष होता है, उसको ये शक्ति प्राप्त होती है कि कुछ सीमा तक जो मद का व्यय है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और उसको हम वापस से रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं। किंतु अनुदान शीर्ष में पुनर्विनियोजन केवल विधानमंडल ही कर सकता है। भारत में स्थिति बहुत ही विचित्र है। बजट स्वीकृति की सूचना देरी से आती है और बजट का अधिकांश हिस्सा जो है फरवरी मार्च माह में व्यय किया जाता है, अन्यथा स्वीकृत राशि लैप्स हो जाती है। 31 मार्च को जो हम करते हैं धनराशि, उसके बाद उस पर खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमने की बजट के क्रियान्वयन की। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।